लिमिटेड ऑन 30 जून 2014 फॉर 200 पर शेयर। अब देखें उस बंदे ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन सी में कितनी डालूं, 24,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 200, ये कॉन्स्टिट्यूशन सी बनी ना, कितनी बन गई 24 इंटू 200। शाबाश, कैलकुलेटर से गलत आंसर बताए हैं 48,500 4800 बस चलो ठीक, चले तो 1000 पूरा ही कर ले यार, दो तो फिगर्स है। अच्छा, उसने 24,000 शेयर बेच दिए, 24,000 शेयर बेचे, कितने के 200 के शेयर बेच दिए। कॉस्ट क्या थी इन 24,000 शेयर की, देखे नीचे 18,000 शेयर उसने कितने के खरीदे थे, 55 रुपए के, और उसके अलावा जो 6,000 शेयर थे, ये 24 टोटल पूरे हो गए। 6,000 शेयर बोनस शेयर की तो कॉस्ट ही जीरो होती है, बोनस शेयर की नॉर्मली कॉस्ट जीरो होती है। जब आप यहां इस ट्रीटमेंट में ले रहे हैं तो बोनस शेयर कितने का ले रहे हैं, जीरो का ना। जब आप इनकम फ्रॉम सोर्स सैलरी में लेके कुछ नहीं जा रहे तो बोनस शेयर जीरो का ले रहे हैं ना, तो बोनस शेयर कितने की है, जीरो कॉस्ट। तो क्या कॉस्ट हुई, 6,000 ये हो गई, और 18,000 इंटू 55 क्या हुआ, सॉरी 18,000 इंटू 55 क्या हुआ, 99 1 2 3 4 0 0 4 शून्य कह दिया करें, ठीक है। 99,000,000 डिवाइड करें अब 24,000 पे, 99,000 डिवाइडेड बाय 24,000 पर शेयर कॉस्ट आ गया ₹41.25 पर शेयर। यानी कि कॉस्ट क्या पड़ी मुझे, 24,000 का शेयर थे वो 41.25 के बने, तो ये कॉस्ट लेस करके ये कैपिटल गेन चला जाएगा। लगी समझ? यानी कि मैंने क्या किया, बोनस शेयर से ओरिजिनल शेयर्स की वैल्यू को डाइल्यूट कर दिया, कम कर दिया। आप देखें ना, शेयर कितने का था, 55 रुपए का। जब बोनस शेयर उसमें ऐड किया तो शेयर कितने का हो गया, 41.25 का। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में बोनस शेयर जीरो वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। बोनस शेयर्स का ना कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये आपको बगैर पैसे दिए मिलते हैं, ये आपको बगैर पैसे दिए मिलते हैं। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है ना, उसमें नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं और टोटल शेयर्स की प्राइस कम हो जाती है। देखो ना, मैंने 18,055 रुपए के लिए थे, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया जीरो पे लेके, तो टोटल 24,000 शेयर की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो फायदा तो हो गया ना, शेयर होल्डर को फायदा देते हैं इस तरह। बस उसको नहीं लेके जा रहे ना आप, उन्होंने कह दिया कि जब आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में बोनस शेयर को आपकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी तो आप ना करें। क्यों नहीं लेके जा रहे, वो एक लंबी बहस चले जाएगी। सही है, तो ये आप जीरो, बेसिकली मैंने आपको बताया ना, कॉन्सेप्ट बोनस शेयर का यही होता है कि ये एम्प्लॉय को फायदा है किसी और कंपनी से, उस फायदे के ऊपर टैक्स लग तो रहा है। अब देखें, ये 6,000 सिफर का लिया था, ठीक है, ये 6,000 सिफर का लिया था, अब इसकी भी प्राइस 41,000 या 25 हो जाए, तो बेचते टाइम वो कहते हैं कि इसके टैक्स को देख लेंगे। बोनस शेयर मिल ही नहीं सकता जब तक दूसरे शेयर ना हो। बोनस शेयर देते ही उस बंदे को है जिसके पास ऑलरेडी कुछ शेयर हो। ठीक है, आपके पास बोनस शेयर पता कैसे आते हैं, जिसके पास 5 शेयर है उसे 2 बोनस शेयर दे दें। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता कि दूसरे शेयर ना हो बोनस शेयर आ गए।
यार देखो ना, आप यहां पे वो ये भी कह देता ना कि उसने 6000 शेयर बेचा है, 5000 शेयर बेचा है, 24000 बेचा था ना, तो 5000 शेयर बेचा है, तो 5000 की कॉस्ट भी 41,25 ही है। जब पर शेयर की कॉस्ट ये बन गई तो बेचते टाइम अब यही कॉस्ट लेंगे। बेशक उसे 24,000 बेच दिया या 5,000 भी बेचा होता तो शेयर की कॉस्ट तो अब ये है। अलग-अलग नहीं करना, ये बोनस से निकल गया शेयर, ये यहां से निकल गया, ऐसे नहीं करना। बोनस शेयर जब मिल गया, सबसे पहले आपने अपने टोटल शेयर्स की कॉस्ट को डाइल्यूट कर लिया, कम कर लिया। अब आपके टोटल शेयर्स की प्राइस 41.25 है, ना कि 55 रुपए। आप कहेंगे किसी को मेरे पास 24,000 शेयर पड़े हैं 41.55 के लिहाज से, ये नहीं कहेंगे 18,000 55 के पड़े हैं, 6,000 सिफर के पड़े हैं। ये बात तो समझ आ गई कि वो 5,000 शेयर बेचेगा तो सिर्फ 5,000 की कॉस्ट माइनस होगी, बाकी बोनस शेयर कौन उसके पास पड़े रहेंगे जेब में। बेनिफिट तब ऐड करेंगे जब बेचेगा, जब बाकी बेचेगा। वो कौन सा कुछ कह रहे हैं हमें, नन्हे मुन्ने से शेयर्स हैं। क्लियर है? अब भाई क्लियर है? कॉन्सेप्ट ये है कि रिसीविंग के टाइम पे कोई एंट्री नहीं, बेचते टाइम कंसिडरेशन रिसीव लेस कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ द शेयर्स निकालेंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स, ठीक है। वैल्यू एग्जिस्टिंग की वैल्यू प्लस डिवाइड कर देंगे एग्जिस्टिंग शेयर प्लस बोनस शेयर्स। ये अब आपकी कॉस्ट निकल गई 24,000 शेयर्स की। 24, अब आप इसमें 1000 बेचे, 2000 बेचे, 3000 बेचे, 4000 बेचे, आपकी मर्जी है। बहरहाल एक शेयर की कॉस्ट भी अभी 41,25 है बोनस आने के बाद। ठीक है मोहिब, लगी समझ? तो ये बोनस शेयर ट्रीट हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं समझ लगा तो। बेसिकली हमने ओरिजिनल शेयर की प्राइस को डाइल्यूट कर दिया और टोटल शेयर अब 24,000 के हैं 41,25 के। ये फायदा होता है शेयर होल्डर्स को देते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे चले। एक और न्यूमेरिकली प्रॉब्लम जिससे मुझे तो वैसे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, लेकिन आई कैन फॉलो कर रहा है। हमने अलाउंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अलाउंस जो है दो तरह के हमने पढ़े थे शायद, ठीक है। एक उस तरह के अलाउंसेस हैं जो पर मंथ या दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर है सैलरी के ऊपर जो फिक्स किए जाते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल एक अलाउंस की बात करूँगा, ट्रैवल अलाउंस की, जो भी हमारा मेन मकसद है। ट्रैवल अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ट्रैवल अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमने कहा था इनके ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है, इनके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो पर मंथ दिए जा रहे हैं, रेगुलर, जिसे आप रेगुलर कह सकते हैं, रेगुलर, ये पर मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पर ईयर भी हो सकते हैं, फिक्स्ड बेसिस पे दिए जा रहे हैं। इसी में एक वो होते हैं जो फिक्स कर दिए जाते हैं ऑन परसेंटेज ऑफ योर सैलरी। जनरल रूल ये पढ़ा था कि ट्रैवल अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल नहीं होते, लेकिन इसके अंदर भी दो कैटेगरीज थी। एक दो ये वाले थे, तीसरी कैटेगरी यानी कि जो दूसरी मेन कैटेगरी थी वो ये थी जो वन ऑफ होते हैं, जो एक ही दफा दिए जाते हैं। ऐसे ही है, ये दोनों टैक्सेबल थे, ठीक है, जो पर मंथ दिया जाए, पर ईयर दिया जाए, या फिर जो परसेंटेज ऑफ सैलरी के साथ फिक्स कर दिया जाए, ये दोनों जो थे वो टैक्सेबल मैंने आपको बताए थे। ऐसे ही है,
ये मैंने आपको बताया था कि जो वन ऑफ दिया जाए वो एग्जेम्प्ट होता है, ये टैक्सेबल नहीं होता। ऐसे ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें कि इसमें इसके अंदर वन ऑफ के अंदर अगर वो ये कहे कि जी ट्रेनिंग थी इस्लामाबाद में और उस ट्रेनिंग के लिए उसको जो ट्रैवल अलाउंस दिया वो 2 लाख रुपया दिया, लेकिन क्वेश्चन में साथ में उसने ये बता दिया कि उस 2 लाख में से उसने 1 लाख रुपया खर्चा और लाख बचा लिया, ठीक है, या 50,000 खर्चा बाकी बचा लिया, तो आईकैप की अप्रोच ये है कि जितना खर्चा होता है वो एग्जेम्प्ट कर देता है, बाकी वाला टैक्सेबल कर देता है, बाकी वाला टैक्सेबल कर देता है। ये आईकैप की अप्रोच है, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोबारा सुन लें, गौर से सुन लें। वन ऑफ अगर दिया जाए, क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया है कि इस्लामाबाद में ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कंपनी ने भेजा 2 लाख रुपया दे के, आप क्या करेंगे क्वेश्चन में, उसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर साथ में ये लिख दिया कि उस 2 लाख में से 50,000 उसने खर्चा, बाकी 1.5 लाख बचा लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, 50,000 एग्जेम्प्ट कर देंगे और 1.5 लाख को टैक्सेबल कर देंगे। ये आईकैप की अप्रोच है जो हर क्वेश्चन में लेके चल रहा है, तो इस चीज को आप जरूर फॉलो कर लें। वो ये भी कह सकता है कि जी 50,000 खर्चा, वो ये भी कह सकता है कि 50% इसमें से इस्तेमाल किया बाकी छोड़ दिया, तो वो जो 50% होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी 50% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। रेगुलर कौन सा? नहीं, इस केस के अंदर तो जो फिक्स दे रहा है वो तो सारे का सारे टैक्सेबल है, और इस केस के अंदर जो पर मंथ पर ईयर दे रहा है ये भी सारे का सारे टैक्स। इसमें नहीं ये क्वेश्चन राइज होता, इसमें ये होता है राइज, ठीक है। मैंने ना एक पेज बनाया जिसके ऊपर पिछली 3-4 अटेम्प्ट्स के अंदर ये अलाउंसेस वाले क्वेश्चन आए हैं, तो उसके ऊपर इसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे उसकी ट्रीटमेंट जो आईकैप ने की है वो मेंशन की है। एक जगह ट्रीटमेंट आईकैप की बिल्कुल ही खराब थी, वो परमानेंट के केस के अंदर भी उसे नॉट टैक्सेबल कर रहा था, वो मैंने लिख दिया कि ये टैक्सेबल ही है, सही है। बाकी सारे केसेस में उसने यही ट्रीटमेंट फॉलो किया है, वो मैं अभी जाके ना आपको वो भेज दूंगा, तो एक दो से पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो आपने कहा जो इनकम है वो चार्जेबल टैक्स नहीं है, मतलब वो ब्लैक मनी है जिससे आगे क्यों, मैंने ये कहा ही नहीं था इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। नहीं, कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है हाँ, तो उस इनकम से ड्राइव हुई है जो चार्जेबल टू टैक्स थी, लेकिन उस पर टैक्स नहीं थी। हाँ, तो चार्जेबल टू टैक्स छुपा ली उससे इनकम छुपा ली ना, वो इनकम शो ही नहीं की और उस इनकम से एसेट ले लिया। अच्छा जी, अब कुछ और चीजें हैं आपके पास बुक के अंदर। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन है, आईकैप की बुक में है, ये पेज नंबर 120। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसे कहते हैं? रॉयल्टी वाली हमने डेफिनेशन की थी, डिविडेंड की डेफिनेशन की थी। रॉयल्टी की डेफिनेशन के अंदर बस एक ही बात ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि फिल्मों के चलाने पे रॉयल्टी देते हैं, लेकिन फिल्मों के बेचने पे रॉयल्टी नहीं होती, ठीक है, चलाने पे हो सकती है। उसके अलावा जो बाकी सारे पॉइंट्स लिखे थे उनके बेचने को भी रॉयल्टी कहते हैं, लेकिन फिल्म के केस में सिर्फ ऐसा था कि फिल्म चलाएगा तो ठीक है वो रॉयल्टी है, लेकिन बेचेगा तो रॉयल्टी नहीं है। ये एक डेफिनेशन है, ये भी आसान डेफिनेशन है, इसमें एक आधी चीज है। पेज नंबर अभी तो बताया यार मैंने, 120। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले ये पहले 2 पॉइंट छोड़ के ना, पहला और दूसरा पॉइंट छोड़ के आपने पढ़ना है विच इज एंगेज्ड इन। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस विच इज एंगेज्ड इन, जो कि एंगेज है किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और मटेरियल, गुड्स या मटेरियल बनाने पे। सब्जेक्ट ऑफ गुड्स और मटेरियल टू एनी प्रोसेस इज सब्सटेंशियली चेंज देयर ओरिजिनल कंडीशन, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस करने में
जो उनकी हालत सारी की सारी बदल दे। जैसे पहले भी बताया था, लोहा डाला और गाड़ी बना ली, धागा डाला और कपड़ा बना लिया, हालत ही बदल दी उसकी। या फिर गुड्स बनाने पे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो है जो ये काम करे। दूसरा जो शिप बिल्डिंग करे। तीसरा जनरेट करे, कन्वर्ट करे, ट्रांसमिट करे और डिस्ट्रीब्यूट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का काम है। और द वर्किंग ऑफ एनी माइन, किसी माइन में काम करने को, वेल, ऑयल वेल और अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द May 2020 अ पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग्स के काम करवाने को, कंस्ट्रक्ट करने को, सड़कें बनाने, पुल बनाने और अदर स्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, और कोई ऐसा काम करना जिससे लैंड की डेवलपमेंट हो। टू द एक्सटेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूटिलाइज्ड इन सच एक्टिविटी, इस नियत के साथ कि आपने वहां पे प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करके लगानी है। इन सच एक्टिविटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। आसान अल्फाज में इंपोर्ट कर रहा है कोई प्लांट एंड मशीनरी, उस प्लांट एंड मशीनरी को लगाने के लिए उससे पहले एक फैक्ट्री बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, उसमें सड़कें बना रहा है, तो ये भी सारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही कहलाती है। उस इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को लगाने के लिए जहां लगानी है, एक फैक्ट्री की तामीर कर रहा है, ब्रिजेस की तामीर कर रहा है, सड़कों की तामीर कर रहा है, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही कहलाएगी। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2020 a resident कंपनी एंगेज इन द होटल बिजनेस, जो होटल बिजनेस में इन्वॉल्व है वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ही कहलाएगी। और जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज में इन्वॉल्व है वो भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएगी। ठीक है, ये तो बात थी कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो है जो ये काम करे। अब ये जो पहले दो पॉइंट्स हैं, टू बी ऑनेस्ट इन पॉइंट्स को मैं समझा देता हूं, लेकिन इंग्लिश जहाँ पे मुश्किल लिखी है, क्रैम करने के अलावा हल कोई नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, ऐसी जगह, ऐसी अंडरटेकिंग जो कि पाकिस्तान में सेटअप है और जिसमें 10 या उससे ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में, जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर किसी ऐसी एनर्जी को जिसको मैकेनिकली ट्रांसमिट किया जाता है। हाँ, ऐसी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे जो ह्यूमन या एनिमल एनर्जी हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी जगह जहां पे 10 या 10 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या ऐसी एनर्जी जिसे मैकेनिकल ट्रांसमिट किया जाता है। हाँ, ऐसी एनर्जी इस्तेमाल नहीं कर रहे जो ह्यूमन या एनिमल बनाते हो। वो पुराने ज़माने में एनिमल बनाते थे ना, वो चरखे के इर्द गिर्द घूमता रहता था बैल, ठीक है, और वो पानी से सर्कुलेट करके एनर्जी, तो ये पुरानी बात है। तो जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, वो ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस हो या मैकेनिकली ट्रांसमिटेड हो। हाँ, ऐसी ना हो जो ह्यूमन या एनिमल से हो। जो दूसरा पॉइंट है उसमें उसने पहले बात की नफी कर दी। उसने ये कहा है कि यार एनिमल और ह्यूमन जनरेटेड एनर्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए शर्त क्या होगी, आप 20 या उससे ज़्यादा लोग हायर करें। आप 20 या उससे ज़्यादा लोग हायर बस एम्प्लॉय करें। सही है। अब नीचे वाली को थोड़ा सा क्रैम ही करना पड़ना है, लिखा उसने मुश्किल हुआ यार। ठीक है जी। ट्रैवलिंग अलाउंस जहां पर मंथ है, आंखें बंद करके उसको टैक्सेबल करते हैं। इन्होंने जैसे किया है, कैसे किया है, ये आई डोंट नो। जहां पे वो पर मंथ है वहां पे उसे आप वो करते हैं। सिंपल एज दैट। मैंने आपको बताया था कि जहां पे उसको उन्होंने कर दिया है, इसकी गवाही कैसे देनी है इसी बुक में आ जाए, सैलरी के चैप्टर में आए, ज़रा स्कोप ऑफ सैलरी में अपनी बुक में आ जाए या इसमें आ जाए। और कोशिश पता क्या करें, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में सवाल आए ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें इन कॉन्सेप्ट्स के लिए, क्योंकि जितना पीछे जाते हैं ना उतना थोड़ी सी अपडेशन का मसला आ रहा है टैक्सेशन में।
कौन से पेज पे आ रही है स्कोप ऑफ सैलरी? 72 पे। पेज नंबर 72 पे। पेज नंबर 72 पे पॉइंट नंबर 3 देखें। पॉइंट नंबर 3 देखें, उसने उस पॉइंट पे बताया है कि ऐसा अलाउंस जो कि सोलली इस्तेमाल हो रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी पे, वो स्कोप ऑफ सैलरी पे नहीं आता। लेकिन नोट में पहली पॉइंट देखें, अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी और फिक्स्ड बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सैलरी, वो ऑफिशियल ड्यूटीज और परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट वो आ गया ना कि नॉट एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है। 1 लाख दिया था, 2 लाख दिया था, लाख रुपया खर्चा, अब लाख नहीं खर्चा, तो नॉट एक्सक्लूसिवली यूज आ गया। देखिए ऊपर उसने मंथली की बात की है, तो नीचे वो मंथली नहीं कह रहा, मतलब ये दोनों के लिए नहीं हुआ, वन ऑफ के लिए भी और मंथली के लिए भी। मंथली जो होता है ना, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, आप उसको सैलरी में ही रखें। ठीक है, उसको इससे कंफ्यूज नहीं करें। सही है, इस तरह तो आप कहते हैं कि जी यूटिलिटी अलाउंस दिया है और वो एक्सक्लूसिवली यूज नहीं कर रहा आपने उसके अंदर। ठीक है, तो वो तो हम यूटिलिटी अलाउंस को दे पर मंथ नहीं है, सैलरी से निकाल दें। सही है, तो बात ये है कि जो अलाउंस उसे पर मंथ मिल रहा है, सिंपल एज दैट, जो अलाउंस उसे पर मंथ मिल रहा है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द सैलरी। इस कॉन्सेप्ट पे आप सारे सवाल सॉल्व करें, खास तौर पे लेटेस्ट अटेम्प्ट के सवाल। लेटेस्ट अटेम्प्ट में कई जगहों पे आई हुई है ना ये बात, कि जहाँ पे उसको पर मंथ दे रहा है, जहाँ पे उसे फिक्स बेसिस और परसेंटेज पे दे रहा है। तो जिन दोनों सूरतों में लेटेस्ट अटेम्प्ट में ये बातें आई हुई हैं, तो उसको वो सैलरी का हिस्सा बना रहा है। सिर्फ एक जगह पे नहीं बना रहा, जहाँ पे अगर वो कहता है लाख रुपए दिया था ट्रेनिंग के लिए, उसे 60,000 खर्चा, 40,000 बचा लिया, उस 60,000 को वो सैलरी का हिस्सा नहीं बना रहा, 40,000 को उसमें भी सैलरी का हिस्सा बना रहा है। तो इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करें, मेरा तो इसमें यही मशवरा है कि आप इसको इस बेसिस पे लेके चलें बस। अच्छा, एक और डेफिनेशन है। अच्छा, वो डेफिनेशन करवाने से पहले मैं आपको ये बताऊं, सेल्स टैक्स की थ्योरी वगैरह तो हमने सारी पढ़ ली है रिकॉर्ड्स की। चैप्टर 1 में ना कुछ डेफिनेशंस हैं, मैन्युफैक्चर की, होलसेल की, डिस्ट्रीब्यूटर की, मैन्युफैक्चरर की। ये 2 डेफिनेशन है, एक मैन्युफैक्चर की है, एक मैन्युफैक्चरर की है, सेल टैक्स की 17वें चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना खुद से, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि समझ ना आ रही हो, इवेंचुअली उसको आपने क्रैम ही करना है। ठीक है, तो पढ़ के ज़रूर जानी है, क्योंकि एक दफ़ा कैप ने ये चारों डेफिनेशन इकट्ठी पूछी हुई हैं। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन भी पूछ ली, होलसेलर की भी पूछ ली, डिस्ट्रीब्यूटर की भी पूछ ली। ठीक है, तो मेरे पास अगर बल्कि अगर हुआ तो मैं ये हो सकता है कि मैं वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूँ उसके ऊपर, लेकिन मैंने उसको देखा था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप पढ़ेंगे तो समझ नहीं लगेगी। सिंपल इंग्लिश है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल मैंने आपको एक डेफिनेशन करवानी है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की, ये थोड़ी टेक्निकल है, ये लास्ट डेफिनेशन है, मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 48, क्योंकि मैंने ज़्यादातर फोकस उन डेफिनेशंस के ऊपर किया है, मैं तकरीबन सारी करा दी हैं, लेकिन जो मुझे लग रहा था कि जो ज़्यादा टेक्निकल हैं, जो आप इंडिविजुअल बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी। पेज नंबर 48 पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की एक डेफिनेशन है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन रिलेशन टू अ पर्सन मीन्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस, कारोबारी जगह थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द पर्सन इज होली और पार्शली कैरीड ऑन, जहाँ से उसके सारे का सारा कारोबार या कुछ कारोबार किया जा सके। एंड इंक्लूड्स, और इसमें क्या कुछ आता है? ए पॉइंट है, बी पॉइंट है,
बल्कि चलें ए से ही स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगी। ठीक है। प्रेमिसेस फॉर सॉलिसिटिंग ऑर्डर्स, जहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। वेयर हाउस है, जहाँ पे आप अपने गुड्स स्टोर कर रहे हैं। परमानेंट सेल्स है, जहाँ से आप अपनी सेल्स की एग्जीबिशन कर रहे हैं या सेल्स आउटलेट है आपके। ये सारे के सारे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अदर देन अ लाइजन ऑफिस, लाइजनिंग ऑफिस होता है ना आपका, कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑफिस होता है। वहाँ और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ना सेल हो सकती है, ना उनके पास स्टॉक हो सकता है, ना वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ लाइजनिंग ऑफिस आपने कुछ कंपनीज ने बनाया होता है कि कुछ मुल्कों के अंदर जाके भी या कुछ शहरों में जाके भी कि ये हमारा लाइजनिंग ऑफिस है, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ से ले लें। तो जो लाइजनिंग ऑफिस है वो आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहलाएगा, एक्सेप्ट वेयर द ऑफिस एंगेजेस इन द निगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ परचेज। हाँ, अगर उस लाइजनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस के अंदर परचेजेस के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो फिर वो भी परमानेंट ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। ठीक है। अगर वहाँ पे परचेजेस वगैरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। अ माइन, ऑयल और अ गैस वेल, क्योरी एक डीप वेल को कहते हैं, और एनी अदर प्लेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, अब बाहर की कंपनीज अगर यहाँ बलूचिस्तान में आके जो है वो डिगिंग स्टार्ट कर दें फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम ये कहेंगे ये इनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। एन एग्रीकल्चर, पैस्ट्रल और फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी, पैस्ट्रल भी किसी ज़रखेज़ ज़मीन को ही कहते हैं, दूसरा नाम है पैस्ट्रल। ठीक है। तो कोई किसी की कोई एग्रीकल्चर ज़मीन है या फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी है तो वो भी उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही कहलाएगी। वेयर ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विद और विदाउट हैविंग एनी फिजिकल प्रेजेंस, वर्चुअल जो प्रेजेंस होती है आपकी, पाकिस्तान में लोग बैठ के अमेरिका का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये उसकी वर्चुअल प्रेजेंस है यहाँ पे, काम कहाँ पे कर रहे हैं, मुल्क से बाहर का, वहाँ पे तो वो प्रेजेंट नहीं है। तो इंटरनेट के ऊपर बैठ के आप यहाँ पे जो बैठ के काम कर रहे हैं, इट इज़ योर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अ बिल्डिंग साइट और अ कंस्ट्रक्शन असेंबली और इंस्टॉलेशन प्रॉपर्टी और अ सुपरवाइजरी एक्टिविटीज विद सच साइट और प्रोजेक्ट where such site project and its connected supervisory activities continue for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12 months। कोई कंपनी यहाँ आती है, अपनी एक साइट डेवलप करती है कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ठीक है। उसको इस पाकिस्तान में आए टोटल 90 दिन हो जाते हैं तो वो चीज़ उसकी, वो साइट उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहला देगी। 90 दिन की काउंटिंग कब स्टार्ट करनी है, कहीं से भी 12 मंथ। मिसाल के तौर पे वो 1 अगस्त 2023 को पाकिस्तान आए फॉर बिल्डिंग। ठीक है। कोई साइट्स बिल्ड करने के लिए, इसके 12 मंथ कब पूरे होंगे? 31 जुलाई 2024 में इसके 12 मंथ्स पूरे होंगे। ठीक है। तो इन 12 मंथ्स में कभी भी इकट्ठे या टोटल इस कंपनी को 90 डेज हो गए तो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी साइट उस कंपनी। ठीक है। जहां पे ये काम कर रहा होगा। सही है। एक कंपनी ही आई पाकिस्तान के अंदर, कोई साइट बिल्ड करने, कुछ कंस्ट्रक्शन करने, कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने, या फिर कोई साइट बिल्ड हो रही थी उससे रिलेटेड सुपरवाइजरी कंट्रोल करने, और वो जब आई उधर से 12 माह के दौरान उसको 90 या उससे ज्यादा दिन हो गए तो वो जगह उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आप किसे कहते हैं। द फर्निशिंग ऑफ द सर्विसेज इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय एनी पर्सन और एंटिटी थ्रू एम्प्लॉइज और अदर पर्सनल एंगेज्ड बाय द पर्सन
और सच पर्पजेज। कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन, इसके साथ बेशक लिख ले कि कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन